वेलकम स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हमारा टॉपिक है प्रेशर इन इट्स यूनिट, कि हमारे पास प्रेशर क्या होता है और उसके जो हमारे पास यूनिट्स हैं उसको भी हम आज अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो हम इसका बैकग्राउंड ज़रा अंडरस्टैंड कर लें कि हमारे पास बेसिक बैकग्राउंड क्या है। एक बात आप समझ लें, जो एटमॉस्फेयर प्रेशर है हमारे प्लैनेट का वो बुनियादी तौर पर मिक्सचर ऑफ गैसेस है। एक मेजरेबल प्रेशर है जो दुनिया के तमाम लिविंग थिंग्स हैं या नॉन लिविंग थिंग्स हैं, सब ऑब्जेक्ट्स के ऊपर मौजूद है। कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है तो उसके ऊपर एक ख़ास किस्म का जो प्रेशर है वो पहले से मौजूद है। और ये जो प्रेशर है ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड और सी लेवल के ऊपर 760 टॉर है। 760 टॉर को हम 1 ATM भी बोलते हैं। यानी बुनियादी तौर पे हर एक शख्स के कंधे के ऊपर, आप ऐसा समझ लें, हर ऑब्जेक्ट के ऊपर एक ख़ास प्रेशर मौजूद है और वो प्रेशर की वैल्यू हमारे पास फिक्स है। वो एक अलग बात है कि जितना नीचे जाते जाएंगे उतना प्रेशर हाई होता जाएगा, जितना ऊपर जाते जाएंगे उतना प्रेशर लो होता जाएगा। ये जो एयर प्रेशर है इसको हम लोग कैसे मेजर करते हैं? इसको मेजर करने के लिए एक ऑपरेटस है, इसका नाम है बैरोमीटर। उसका इस्तेमाल किया जाता है। ये बैरोमीटर बुनियादी तौर पे क्या करता है, इसमें एक लॉन्ग ग्लास ट्यूब होती है जिसमें हमारे पास मरकरी डला हुआ होता है और ऊपर से इसका एंड क्लोज होता है। तो अब क्या होता है, हमारे पास जैसे हल्का सा भी चेंज होता है, क्योंकि मरकरी के अंदर हमारे पास कोहेसिव फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती हैं, एडहेसिव फोर्सेस नहीं होती कोई भी, तो हल्का सा भी प्रेशर बढ़ने से ये फ़ौरन चेंज को कैलकुलेट कर लेता है और हमारे पास जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो 760 मिलीमीटर ऑफ Hg कैलकुलेट हो गया। अ मैनोमीटर इज़ अ टाइप ऑफ बैरोमीटर। एक और चीज़ होती है उसको हम लोग कहते हैं मैनोमीटर। अच्छा, ये मैनोमीटर क्या है? अगर हम लोग बात करते हैं मैनोमीटर की, तो मैनोमीटर बुनियादी तौर पे हमारे पास एक ऐसी डिवाइस है जो कि बैरोमीटर से ड्राइव हुआ हुआ है, लेकिन ये इनक्लोज कंटेनर को फाइंड आउट करती है। अक्सर हम ये कहते हैं कि अगर आपको ओपन एटमॉस्फेयर का प्रेशर मालूम करना है तो आप बैरोमीटर का इस्तेमाल कर लें। अगर किसी इनक्लोज्ड ऑब्जेक्ट का मालूम करना है और आसान बताऊँ लैब का कैलकुलेट करना है तो मैनोमीटर का इस्तेमाल कर लें। दोनों चीज़ें एक ही हैं, बस सिर्फ फ़र्क ये है कि मैनोमीटर स्मॉल स्केल होता है, बैरोमीटर लार्ज स्केल चीज़ के ऊपर इस्तेमाल होता है। एक और बैकग्राउंड है हमारे पास इसके अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट, कि हम प्रेशर से तो बहुत फेमिलियर है ना, कि जो गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी वजह से, उनके कोलिजन की वजह से असल में प्रेशर बनता है। अगर आपके पास एक ऑटोमोबाइल टायर है तो आप ये देखेंगे कि इस टायर के अंदर जो है वो हार्ड हो जाता है जैसे उसके अंदर प्रेशर डेवलप होता है गैस का। ये प्रेशर क्यों हो रहा है? क्योंकि कोलिजन हो रहा है, गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं। तो जैसे ही गैस के मॉलिक्यूल जैसे कोलाइड करेंगे आपके पास क्या फॉर्म हो जाएगा, आपके पास प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। ब्लोइंग ऑफ द बैलून, अगर आप बैलून को फुला रहे हैं तो उसके अंदर जो मॉलिक्यूल हैं वो भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है हमारे पास, कि उसमें जो प्रेशर ऑफ गैस है वो हमारे पास क्या हो रहा होगा, एग्जर्ट हो रहा होगा। तो जो प्रेशर ऑफ गैस एग्जर्ट हो रहा है हमारे पास कंटेनर के अंदर, यानी कंटेनर है उसके अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो भरे हुए हैं, वो टकरा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे पास क्या क्रिएट हो रहा है, हमारे पास उसके अंदर प्रेशर क्रिएट हो रहा है। तो ये जो प्रेशर का क्रिएट होना है बुनियादी तौर पे ये गैस के मॉलिक्यूल के कोलिजन्स हैं और कुछ भी नहीं है। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो हम प्रेशर कैसे डिफाइन करते हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स दैट इज़ अप्लाइड ऑन द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट एरिया। कोई भी हमारे पास एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है, अगर हम इस ऑब्जेक्ट की बात करें तो इसके अंदर हमारे पास कुछ मॉलिक्यूल्स हैं। अब ये जो भी हमारे पास मॉलिक्यूल है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स यानी जो भी हमारा फोर्स है उसको अगर हम देखें वो किसके ऊपर अप्लाई हो रही है, पर यूनिट एरिया के ऊपर। तो जितने भी पर यूनिट एरिया पे वो अप्लाई हो रही है फोर्स, वो चीज़ हमारे पास क्या कहलाती है, प्रेशर कहलाती है। अभी हम लोग क्योंकि गैस प्रेशर, गैस की बात करेंगे तो हमारा सारा का सारा सारी जो बात है वो गैस मॉलिक्यूल के गिर्द घूमेगी। तो आप देख सकते हैं ये गैस मॉलिक्यूल्स है, ये आपके पास कोलाइड करेंगे, जितना ज़्यादा इनका कोलिजन होगा वॉल्स के साथ उतना ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि पर यूनिट एरिया के साथ वो ज़्यादा कोलिजन हो रहा होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला इसका बहुत आसान है, प्रेशर किसके बराबर है, फोर्स अपॉन एरिया के बराबर। यानी जो भी हमारे पास फोर्स है और एरिया अगर हम उनको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास प्रेशर आ जाएगा। यूनिट की अगर बात करें तो इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से फोर्स की यूनिट न्यूटन होता है, हमें पता है। यानी प्रेशर किसके बराबर है, अगर फोर्स अपॉन एरिया के बराबर है तो इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से फोर्स का यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन, और एरिया जो है वो स्क्वायर मीटर में कैलकुलेट करते हैं। तो स्क्वायर मीटर बोले, मीटर स्क्वायर बोले, एक ही बात है। तो इसका जो ऐसा ही सिस्टम में यूनिट बनता है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बनता है। इसके अलावा बार है, टॉर है, ATM है, मिलीमीटर ऑफ Hg, बहुत सारे यूनिट हैं।
और ये जो ऐसा यूनिट है ना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसी को क्या कहा जाता है, पास्कल कहा जाता है। पास्कल कैसे डिफाइन करते हैं, हम कहते हैं 1 न्यूटन फोर्स दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन एरिया ऑफ 1 स्क्वायर मीटर। अगर 1 न्यूटन की फोर्स अप्लाई हो जाए 1 मीटर स्क्वायर का सरफेस एरिया हो, तो आपके पास जो यूनिट बनता है वो प्रेशर का यूनिट क्या बन जाता है, पास्कल बन जाता है। तो इसका मतलब पास्कल बुनियादी तौर पे क्या चीज़ है, इसका मतलब ये कि पास्कल बुनियादी तौर पे हमारे पास प्रेशर का वो यूनिट है जो 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई हो 1 मीटर स्क्वायर के ऊपर। तो इस पर्टिकुलर चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग पास्कल कह रहे होते हैं। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिसमें हमें कन्वर्जन्स को समझना है। अच्छा, एक दो और भी यूनिट है हमारे पास प्रेशर के जो इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पे हमारे पास एक यूनिट है उसे हम कहते हैं PSI। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। हमारे पास पास्कल बहुत सारे साइंटिफिक वर्क्स में काम आता है, लेकिन हमारे पास ऑलमोस्ट बहुत सारे यूनिट्स इस्तेमाल होते हैं। कुछ अल्टरनेटिव्स हैं प्रेशर के यूनिट्स के, उनको देख लेते हैं। जैसे 101325 पास्कल जो है वो हमारे पास किसके इक्विवेलेंट होता है, 1 ATM के। 1 ATM बराबर होता है 760 मिलीमीटर ऑफ Hg के, और ये बराबर होता है 14.7 PSI के। यानी 101325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिखना चाहें वो लिख लें, आपकी मर्ज़ी है। ये हमारे पास किसके बराबर आएगा, 1 ATM के, या 760 मिलीमीटर ऑफ Hg के, या फिर हमारे पास 14.7 PSI के। अब हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास। अब हम आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स। हमारे पास मज़ीद कुछ यूनिट्स हैं जिनसे हम लोग प्रेशर को कैलकुलेट करते हैं। यूजली हमारे पास जो साइंटिफिक वर्क्स है वो तो हमारे पास पास्कल में हो जाता है, लेकिन कुछ अल्टरनेटिव्स हैं। जैसे 101325 पास्कल बराबर होता है 1 ATM के, और ये बराबर होता है 760 मिलीमीटर ऑफ Hg के, या फिर 14.7 PSI के। तो ये जो प्रेशर है हमें इसको अब सॉल्व करना है, और मुख्तलिफ कन्वर्जन फैक्टर्स हैं जिसके थ्रू हम इसको सॉल्व आउट करेंगे। अब सबसे पहले ज़रा गौर से देखें। पहला काम क्या करना है कि PSI ये जो हमारे पास 32.8 PSI है, इसको ATM में कन्वर्ट करना है। अब हमारे पास जो उसूल है, हम अगर उसको देखें गौर से, तो हमने आपको ये बताया था कि हमारे पास जो है एटमॉस्फेयर की अगर हम लोग बात करें तो 14.7 PSI किसके बराबर होता है, 1 ATM के बराबर होता है। तो हमारे पास कितनी वैल्यू दी गई है, हमारे पास 32.8 PSI की वैल्यू दी गई है। तो इसका मतलब अगर हमें कन्वर्ट करना है तो हम कैसे करते हैं, बहुत आसान है। गौर से देखें, 32.8 PSI हमारे पास किसके बराबर होगा। अब हम इसको सॉल्व कैसे करें, बात को समझें। हमारे पास 14.7 PSI 1 ATM के बराबर है, ठीक है। तो 32.8 जो PSI है वो कितनी ATM के बराबर होगा, इसको डिवाइड कर दें 14.7 से। तो जैसे ही हम इसको 14.7 से डिवाइड करेंगे, यानी 32.8 को जैसे ही हम 14.7 से डिवाइड करेंगे तो 2.23 ATM आ जाएगा। तो ये बड़ा आसान सा काम है। आपने सिंपल क्या करना है, जब भी आप PSI से ATM में जा रहे हैं तो आप ये करेंगे कि डिवाइड बाय 14.7 कर देंगे। तो जो भी PSI की वैल्यू जैसे इसको 14.7 से डिवाइड करेंगे, आंसर खुद ब खुद ATM में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। द प्रेशर ऑफ अ गैस फिल इन ऑटोमोबाइल टायर, वही वाली सवाल ही हुई है, और 32.8 PSI को कन्वर्ट करना है किलो पास्कल के अंदर। अच्छा, 14.7 PSI किसके बराबर होगा, 101.325 किलो पास्कल्स की इक्विवेलेंट होगा। तो अब करना क्या है, अब हम ये करेंगे, ये जो हमारे पास किलो पास्कल्स हैं इसको पहले हम लोग सॉल्व करेंगे विद रिस्पेक्ट टू 1 PSI। तो जब हम इसको 1 के हिसाब से सॉल्व कर रहे होंगे तो हमारे पास ये जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 101.325 डिवाइडेड बाय 14.7, और इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 32.8 से। तो जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे इस पूरे को, हमारे पास जो आंसर है वो आ जाएगा 226.085 किलो पास्कल्स। यानी बुनियादी तौर पे हमने क्या किया, हमने ये किया कि 101.325 को पहले 14.7 से डिवाइड किया, और जो भी वैल्यू थी उसको हमने क्या करवा दिया, मल्टीप्लाई करवा दिया, ताकि हमारे पास जो फाइनल आंसर है वो किलो पास्कल में आ जाए। आगे बढ़ते हैं। टॉर में कन्वर्ट कराना है तो 14.7 PSI बराबर होता है 760 टॉर के। अब अगर हम लोग 1 के लिए वैल्यू निकालें तो 1 के लिए अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 760 डिवाइडेड बाय 14.7 मल्टीप्लाई बाय 32.8। तो जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास आंसर आएगा 169.1695.8 टॉर।
तो आप देख सकते हैं ये फाइनल आंसर हमारे पास स्टोर में आ गया, यानी जो भी हमारे पास वैल्यू थी 760 उसको हमने डिवाइड किया 14.7 से और उसको हमने मल्टीप्लाई किससे करवा दिया, जो गिवन PSI की वैल्यू थी 32.8 से। तो फाइनल जो आंसर आ गया वो हमारे पास स्टोर में आ गया। ये तो बेसिक आपके पास कन्वर्जन फैक्टर्स हैं जो इस्तेमाल होते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का एक इफ़ेक्ट जो है वो वेदर पे होता है। अगर हम लोग गैसेस की बात करें, जैसे ऑक्सीजन है, वाटर वेपर्स है हमारे पास, नाइट्रोजन है, ओजोन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एनिमल और प्लांट्स के लिए और ये अर्थ एटमॉस्फेयर में मौजूद है। ऑक्सीजन किस लिए इस्तेमाल होता है, ब्रीथिंग के लिए। नाइट्रोजन ऑक्सीडेशन रेशन को कंट्रोल करता है। ओजोन जो है वो एटमॉस्फेयर को डेंजरस रेडिएशन से सेव रखता है, यानी जो भी UV लाइट्स हमारे पास सन से आ रही हैं उनको रोक लेता है। इसी तरीके से क्लाउड, टेम्परेचर कंडीशन, ये मेल्टिंग, बॉइलिंग, वेपोराइजेशन, ये तमाम के तमाम जो प्रोसेस हैं ये सब वेदर कंडीशन के साथ एसोसिएट है। तो वेदर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो वेदर के ऊपर बड़ा इन्फ्लुएंस डालता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर बुनियादी तौर पे एक थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी है जो कि मास जो होता है एयर मॉलिक्यूल का सरफेस ऑफ अर्थ उसकी वजह से क्रिएट होती है। जो भी आपके पास साइज़ है, कितने नंबर हैं, क्या नेचर है मॉलिक्यूल की, उससे डेंसिटी और टेम्परेचर जो है एयर का वो डिसाइड हो जाता है। यानी अगर आप इस वक्त अपने रूम में बैठे में कहीं पर भी आप बैठे हुए इस लेक्चर को देख रहे हैं तो जो एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो बुनियादी तौर पे कैसे सेट हुआ हुआ है, डेंसिटी और जितने भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं और जो भी नेचर है उससे डिसाइड हुआ हुआ है। एज अ नंबर ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेस एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीजेस। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे उतने ज़्यादा हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ता रहेगा। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ते जाएंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ता जाएगा। जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कम होते जाएंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता जाएगा। लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर सिस्टम, इसको हम डिप्रेशंस भी कहते हैं। ये कब होता है, ये ऐसे एरिया में होता है जहाँ लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है सराउंडिंग्स में। अच्छा, सराउंडिंग्स में लो प्रेशर अगर हमारे पास क्रिएट हो रहा है तो होता है क्या है, हमारे पास यूजली हमारे पास ये वार्मर हो जाता है और जहाँ पे हमारे पास मॉइस्ट वार्म एयर राइज अप होती है और फिर कूल डाउन होने लग जाती है। ऐसे एरिया में सफोकेटिंग वेदर हो जाता है, यानी जहाँ पे लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वहाँ बड़ा सफोकेटिंग वेदर क्रिएट हो जाता है और वहाँ पे फिर विंड्स, क्लाउड और प्रेसिपिटेशंस इनवाइट हो रही होती हैं। जाहिर है आपको पता होगा आप सुना भी होगा हवा का कम दबाव की वजह से बारिश हो रही है, तूफान आ रहे हैं। वो यही होता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है, डिप्रेशन शुरू हो जाती है और सराउंडिंग एरिया जो है वो ज़्यादा गर्म होता है। तो अब क्या होता है, वो तमाम के तमाम जो विंड्स, क्लाउड्स हैं वो हवा के कम दबाव की तरफ आ जाते हैं। जो भी विंड ब्लो करती हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ड्यूरिंग डे मॉडरेट टेम्परेचर होता है, रात के टाइम जो है वो क्योंकि हमारे पास सोलर कंडीशन ट्रैप हो जाती हैं क्लाउड्स के अंदर तो फिर वो तूफ़ान आपके पास मज़ीद इन्हेंस्ड हो जाता है। यही वजह कि रात के बहुत ज़्यादा तूफ़ान आ जाते हैं आपके पास। एरिया विच एक्सपीरियंस द हाई प्रेशर, ऐसा एरिया जहाँ पे हाई प्रेशर है तो उसके जो इधर उधर इस पूरा जो हाई प्रेशर सिस्टम आपके पास क्रिएट हो जाएगा। वहाँ पे फिर क्या होता है, ड्राई, कूल, ठंडा, डेंस एयर मूव हो रही होती है ग्राउंड की तरफ और आपके पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही होती है। तो हम ये कहते हैं कि इस तरह के एरिया में जो स्काई है वो काम नज़र आता है, काम वेदर हमारे पास डिस्प्ले हो रहा होता है ऐसी पर्टिकुलर कंडीशंस में। यानी हवा का कम दबाव होगा तो वह एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्रिएट करेगा, विंड्स होंगी, ज़्यादा दबाव होगा तो आपके पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी। अब होता है क्या, ये कहता है कि अगर हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो ज़्यादा है, हाई है, तो हमारे पास उसी हिसाब से वार्म या समझ लें एक काम वेदर क्रिएट होता है और लो में हमारे पास बड़ा सफोकेटिंग वेदर क्या हो जाता है, क्रिएट हो जाता है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का बड़ा इन्फ्लुएंस है। अब देखना पड़ेगा कि कहाँ पर वेदर कैसा है। माउंटेनियस रीजन में तो आपके पास लो हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वहाँ सफोकेटिंग वेदर क्रिएट हो जाता है। माउंटेन पे जा रहे हैं बहुत ऊंचाई पे, K2 पे, माउंट एवरेस्ट पे, तो 7 ऑक्सीजन सिलेंडर्स लेके जाने पड़ेंगे जितने भी हायर रीजन्स हैं। और जो लोअर रीजन्स हैं वहाँ तो ज़रूरत नहीं पड़ती, वहाँ पर वेदर आपके पास काम रहता है। मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक जो है ये लेक्चर अच्छे से क्लियर हुआ होगा और आपको ये समझ में आ गया होगा कैसे हम लोग प्रेशर को क्या करते हैं, डील करते हैं। थैंक यू। हाँ भाई, वीडियो देख ली, नोट्स बना लिए। अब इस टॉपिक और बाकी टॉपिक्स, पास पेपर्स, इन सब चीजों के MCQs के लिए फौरन छा जाओ ऐप डाउनलोड करो। जल्दी करो और छा जाओ।